कैसे हैं भाई? बढ़िया। लॉकडाउन का आनंद उठा रहे हैं आराम से, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट आज हम पढ़ते हैं। पिछली क्लास में हमने क्या किया था, देखो एक कंफ्यूजन हो गया था। हमने पढ़ा था इनका सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर पूछा था उसने। तो जब सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात होती है तो 1s2 2s2 2p2 होगा, 1s2 2s2 2p 3, 1s2 2s2 2p4 और ये होगा 1s2 2s2 2p5। एक एक निकाल दो इसमें से तो 2p1 आएगा, एक एक निकाल दो 2p2 आएगा, 2p3 आएगा, 2p4 आएगा। अब आपसे पूछा जा रहा था कि इनमें यानी कि ये जो थी ये सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी बनेगी यहाँ से। अब इसमें आपको बताना था। तो देखो ये हाफ फील्ड हो गया, हाफ फील्ड हो गया, तो इसका जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी अपने सक्सेसिव से ज़्यादा होगा। तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या आएगा? कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन। ये आप इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। ये पिछली क्लास में उल्टा हो गया था थोड़ा सा, है ना। क्लियर कर लेना इसको, ठीक है, नोट कर लें इसको। अब हम बात करते हैं अगला टॉपिक, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये जो H होता है ना, इसको अपन बोलते हैं हीट कंटेंट, ठीक है। और जो डेल्टा H होता है इसका मतलब होता है आपका एंथैल्पी चेंज या चेंज इन एंथैल्पी। एंथैल्पी चेंज कैसे देखते हैं? जैसे एक रिएक्शन दे दिया आपको, आराम से रिलैक्स। H मतलब होता है हीट कंटेंट, H मतलब हीट होती है। जब भी हम हीट को रिप्रेजेंट करते हैं तो H लिखते हैं। अब डेल्टा H मतलब लिखते हैं हीट चेंज, और उसी चेंज को हम यहाँ पर एंथैल्पी वर्ड बोल रहे हैं, ठीक है। बाकी टेक्निकल भाषा आपको फिजिकल वाले सर बता देंगे, ठीक है। हीट चेंज जो होगा उसे डेल्टा H बोला है, चेंज इन एंथैल्पी। अब ये कैसे देखते हैं? देखो अगर कोई रिएक्शन है और उस रिएक्शन को आप देख रहे हैं और उस रिएक्शन में आपको उसने डेल्टा H नेगेटिव दे दिया, तो इसका मतलब है आपको हीट रिलीज हुई है और प्रोसेस जो है वो एक्सोथर्मिक हो रहा है। लेकिन अगर किसी रिएक्शन के अंदर उसने दे दिया कि x प्लस वाई एरो एक्स वाई और डेल्टा H दे दिया उसने प्लस, तो इसका मतलब हो रहा है हीट एब्जॉर्ब हो रही है और प्रोसेस एंडोथर्मिक है। तो पिछली क्लास में जो आयनाइजेशन एनर्जी आपने पढ़ा था उसमें आपने हीट दी थी, तब इलेक्ट्रॉन निकला था। पिछले जो प्रोसेस था उसके अंदर आपने हीट दिया था, पिछला जो प्रोसेस था उसमें क्या हुआ था बताओ? हीट दिया था, हीट दिया था अंदर, हीट दिया था और फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकला था। तो यानी आयनाइजेशन एनर्जी क्या था? एंडोथर्मिक। आयनाइजेशन एनर्जी क्या था? एंडोथर्मिक। आयनाइजेशन एनर्जी क्या था? एंडोथर्मिक। आयनाइजेशन एनर्जी क्या था? एंडोथर्मिक, ठीक है। तो ये आपको टर्मिनोलॉजी सब पता होनी चाहिए। किसी रिएक्शन में अगर नेगेटिव लिख दिया तो आप बोलोगे वहां हीट रिलीज हुई है और प्रोसेस क्या है? एक्सोथर्मिक। कहीं पर आपके पॉजिटिव लिख दिया तो हीट एब्जॉर्ब्ड हुई है, प्रोसेस का नाम क्या है? एंडोथर्मिक। क्लियर? तो ये सब पता चल गया। अब गेन एंथैल्पी की बात करते हैं, इसकी डेफिनेशन को सुनना। तो इधर देखो, अमाउंट ऑफ रिलीज्ड एनर्जी, ध्यान से सुनना। गेन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ रिलीज्ड एनर्जी व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इनटू आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड गैसियस एटम, ये गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी को अपन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। दोबारा से डेफिनेशन सुनेंगे, क्या हुआ? अमाउंट ऑफ रिलीज्ड एनर्जी व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इनटू आइसोलेटेड गैसियस एटम, इनटू
आइसोलेटेड गैसियस एटम इनटू आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो नेगेटिव आएगा साइन, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, और एक टर्म थी आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी में रिक्वायर्ड थी एनर्जी, वहां पॉजिटिव, यहां रिलीज हो रही है नेगेटिव। क्लियर सबको? आयनाइजेशन एनर्जी तो ऑलवेज पॉजिटिव है, उसमें तो कोई लफड़ा ही नहीं होगा। यहां पर एक चक्कर है, लेकिन पता है क्या, सुनना जरा। जब आप एक इलेक्ट्रॉन आता है तो वहां क्या क्या हो रहा होता है। जब ये इलेक्ट्रॉन, कमिंग इलेक्ट्रॉन आ रहा होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपल कर रहा होता है और ये न्यूक्लियस इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा होता है। तो यानी कि यहां पर क्या हुआ, दो फोर्स लग रहे होते हैं कमिंग इलेक्ट्रॉन पर, एक रिपल्शन, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन का, और दूसरा अट्रैक्शन न्यूक्लियस का। तो दो फोर्स लगेंगे यहां पर, पहला रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स और अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। क्लियर? इन मोस्ट ऑफ द केसेस अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ज्यादा होता है। अगर अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन को ये अपनी ओर खींचेगा, यानी अट्रैक्शन होगा, और जब अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो अगर मैं यहां पर ये कहूं जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई है, इसका मतलब उतना ज्यादा अट्रैक्शन है, और जितना ज्यादा अट्रैक्शन है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन उतना आसानी से जुड़ा है। ये कॉन्सेप्ट माइंड में अगर बैठ गया आपके, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कोई भी सवाल आपसे गलत नहीं होगा, वरना हमेशा हर सवाल गलत होगा। वापस पूछो। दो फोर्स लगते हैं, रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। मोस्ट ऑफ द केसेस में न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन पर वो ज्यादा होता है, तो ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता है। इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है अट्रैक्शन की वजह से। अगर अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है तो एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है, गेन एंथैल्पी ज्यादा है। यहां पर आपको नेगेटिव पॉजिटिव के लफड़े में नहीं फंसना है। आपको मैथ्स के हिसाब से गड़बड़ हो जाएगा। आपसे क्या गड़बड़ होगा कि नेगेटिव में ज्यादा हो रही है वैल्यू, तो मैथ्स के हिसाब से आप बोलोगे कम, लेकिन यहां ऐसा नहीं बोलना है। यहां सिंपल बोलना है जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन उतना आसानी से जुड़ा है, या यूं कहूं जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन जुड़ा है उतना ही ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई है। अब एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो तो नेगेटिव साइन में है, तो आप क्यों बोलोगे ज्यादा नेगेटिव है इसका मतलब कम हो गया? नहीं, मैग्नीट्यूड बोलना है आपको बस। ये एक लाइन आपके दिमाग में बैठ गई कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो भी बोलना है ज्यादा या कम, वो मैग्नीट्यूड से बोलना है। क्लियर है? नेगेटिव में ज्यादा कम हो जाएगी ऐसे कुछ नहीं बोलना। क्लियर? सिंपल है। तो जितना ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड होगा उतना ज्यादा आसानी से जो है वो एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी, तो उतना ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा। ठीक, अब ये होती है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये सारी बात हम फर्स्ट की बात करते हैं, कुछ भी नहीं कहा जाए तो भी हम कौन सी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ रहे हैं? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या पढ़ रहे हैं? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या होता है देखो जरा। ये इलेक्ट्रॉन है, ये ऐड होगा, -2 होगा, ये नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन है। जब आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर चुके हो उसके बाद एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करने जाओगे, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर चुके हो और उसके बाद जब आप एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करने जाओगे
एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर चुके हो, और उसके बाद जब आप एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करने जाओगे तो ये रिपल्शन अब ज्यादा लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन था और एक और आ गया है, तो दो इलेक्ट्रॉन मिलकर रिपल करोगे। रिपल ज्यादा होगा या रिपेल ज्यादा होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा, तो आपको इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, और जब आप एनर्जी देनी पड़ेगी तो आपने एनर्जी दी सिस्टम को, तो पॉजिटिव हो गया वो। यानी कि अगर आपको सेकंड इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी बनानी है तो वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी, वो हमेशा आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। दोबारा बोलो, क्या बोला मैंने, हमेशा इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। क्लियर? तो आपने इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए एनर्जी दी इसको, तो आपका सेकंड इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी यहां 2 लिखा आएगा, वो पॉजिटिव होती है। क्लियर? अब अगर आपसे कंपैरिजन पूछे कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी और सेकंड इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी में कंपेयर करो, तो आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। हाउएवर, लेकिन अगर फिर भी पूछा जाए कि नहीं कौन ज्यादा और कौन कम, तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी 1 का जो मैग्नीट्यूड होता है वो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी जो 2 है उसके मैग्नीट्यूड से हमेशा कम रहता है, मतलब 2 वाला हमेशा ज्यादा ही होगा, क्योंकि आपको ऐड करने के लिए एनर्जी ज्यादा ही देनी पड़ेगी। तो अगर आपसे कभी इस तरह से पूछे कि क्या ये स्टेटमेंट सही है, देखो जरा, हाँ सही है, ये आपकी नेगेटिव होती है, ये पॉजिटिव होती है, मैग्नीट्यूड इसी का ज्यादा होगा, तो इसका मतलब ये ज्यादा होगा पॉजिटिव, नेगेटिव का कम होगा, तो इन दोनों का जो सम करोगे तो वो 0 से ज्यादा आएगा। तो ये स्टेटमेंट आप क्या बोलोगे, सही है। ये स्टेटमेंट आप क्या बोलोगे, सही है। दोबारा से सुन लेते हैं आराम से। ये एक नेगेटिव था, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो -2 बनेगा। जब इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे होते हैं माइनस में तो ये ऐड नहीं होता, और जब ये ऐड नहीं होता तो आपको क्या करना पड़ता है, एनर्जी देनी पड़ती है अंदर, और अगर आप एनर्जी दोगे तो पॉजिटिव हो गई वो। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या हो गई, पॉजिटिव। सेकंड इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या हो गई, पॉजिटिव। अब आपसे कहा कि कंपेयर करो आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी में और सेकंड इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी में, तो आपसे कहा कि यार फर्स्ट में कंपेयर करो, सेकंड में कंपेयर करो, तो आपका दिमाग घूम गया, बोला कैसे कंपेयर करूं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, कंपेयर ही नहीं हो सकता। तो डू नॉट कंपेयर, कभी नहीं कंपेयर कर सकते। लेकिन फिर भी हाउएवर अगर पूछे कि मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा होगा, तो मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी 1 है, ये इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी 2 है, तो अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसका ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसको ऐड करने के लिए इलेक्ट्रॉन ज्यादा देना पड़ेगा, आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, तो मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। अब मैग्नीट्यूड ये ज्यादा होगा तो आपसे एक सवाल पूछ लिया उसने कि यार इन दोनों का अगर सम करेंगे तो क्या सिचुएशन होगी। इन दोनों का सम करेंगे तो सिचुएशन क्या होगी बताओ। तो इन दोनों का सम करेंगे तो सिचुएशन ये होगी कि डेल्टा 1 2 दोनों को जोड़ोगे तो ये आपका क्या हो गया, नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। पॉजिटिव वाला पार्ट ज्यादा है, ये अगर पार्ट ज्यादा है ये कम है तो नो डाउट 0 से ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये आपकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की बात हो गई। अब देखो इधर अगला सवाल, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में देखना पहला Z। अब यहां पर नोट करने वाली बात है, फिर से बोल रहा हूं, अगर आपसे बोला जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो आप उसे फर्स्ट वाली मानते हैं, कभी सेकंड थर्ड को नहीं मानना है। क्लियर कट है? कौन सी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात हो रही है, फर्स्ट। अब मैंने कहा था आपसे कि दिमाग लगाना, मैं जो बोल रहा हूं अभी इससे पहले कि
कि अगर वो याद हो गया तो साला इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में आपको कोई नहीं हिला सकता। क्या कि अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड हो रहा है तो एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है, तो आप क्या बोल रहे हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है। तो अगर Z बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड होगा, आसानी से ऐड होगा तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी तो गेन एंथैल्पी बढ़ेगी। अब यहां पर लिखा जाता है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज। ध्यान से सुनना, Z बढ़ेगा तो नेगेटिव गेन एंथैल्पी इंक्रीज, मतलब ये ऐड हो रहा है माइनस में आ रहा है। एग्जामिनर अच्छा होगा तो नेगेटिव वर्ड यूज कर लेगा, और अगर नहीं होगा तो वो डायरेक्ट गेन एंथैल्पी भी लिख सकता है। आपको हमेशा मैग्नीट्यूड से सोचना है। मैं फिर बोल रहा हूं, यहां नेगेटिव लिखे तब भी यही ज्यादा है, और अगर नेगेटिव नहीं लिखता साला तब भी यही ज्यादा है। ये कन्वेंशन मान लिया गया है कि आपसे जब भी सवाल पूछा जाएगा तो वो गेन एंथैल्पी का मैग्नीट्यूड ही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये कभी भी आप साइन के लफड़े में गलत नहीं करोगे। आप नहीं कहोगे कि सर आपने कहा था नेगेटिव में ज्यादा, और सर नेगेटिव में ज्यादा होगी तो वो तो कम हो जाएगी, ठीक है। फिर बोल रहा हूं, देखो अब ये इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स आप नहीं करेंगे तो नेगेटिव गेन एंथैल्पी ज्यादा। दूसरा, जेड इफेक्ट अगर ज्यादा है, फिर से देखो जेड इफेक्ट ज्यादा तो अट्रैक्शन ज्यादा, तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा। अगर ये बढ़ गया शेल, शेल अगर बढ़ गया, साइज बढ़ गया ना, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जो होगा वो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पर क्या हो जाएगा, कम। आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पर क्या हो जाएगा, कम। अगर आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन कम हो गया, आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन कम हो गया, तो ये अगर बढ़ेगा तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाएगी, क्योंकि अट्रैक्शन कम हो गया, ठीक है। चौथा, शील्डिंग इफेक्ट। ये अगर बढ़ता है तो मैंने बताया था न्यूक्लियस का अट्रैक्शन यानी जेड इफेक्ट कम हो जाता है। अगर जेड इफेक्ट कम हो जाएगा तो फिर से वही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाएगी, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाएगी, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाएगी, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाएगी। क्लियर सबको, बोलो। ये 4 फैक्टर है, ठीक। 5वां फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो नाइट्रोजन की बात करें अगर अपन, तो 1s2 5वां फैक्टर है ना, हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड, 1s2 2s2 2p3। नाइट्रोजन की सिचुएशन को देखो तो आप इसके पास क्या है, 2p3 है, हाफ फिल्ड है। अब इसके पास और कोई शेल नहीं है, क्योंकि अगला शेल आएगा तो कौन सा आएगा, 2p के बाद 3p, नेक्स्ट शेल यानी पड़ोसी का घर। अपने घर में तो कुछ नहीं है, जगह भी नहीं है, हाफ फील्ड है। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे इसके अंदर तो ये हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड अगर है तो आप सोच सकते हो क्या प्रॉब्लम हो गई। हाफ फील्ड अगर है तो एक प्रॉब्लम क्या हो गई कि अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे आप, पार्शियल फील्ड हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो पार्शियल फील्ड हो जाएगा बे। पार्शियल फील्ड हो गया तो क्या होगा, अनस्टेबल। तो ये क्या चाहेगा, ये नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐड करना नहीं चाहता। लेकिन फिर भी अगर आप ऐड कर रहे हो तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर आपको एनर्जी देनी पड़ेगी तो इसका मतलब ये जो प्रोसेस होगा इसमें जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आएगी वो पॉजिटिव आएगी। क्लियर सबको। अब अगर मैं बात करूं, ये पहला था। दूसरा, नोबल गैस। नोबल गैसों में क्या होता है, एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, और एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर आप NS2
Np6, इसमें कोई एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो आपकी जान निकल जाएगी, जगह ही नहीं है, फुल्ली फिल्ड भरा पड़ा है। तो उस कंडीशन में जो भी आपके पास इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी होगी वो भी क्या आएगी, पॉजिटिव। तो यानी कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या आती है, पॉजिटिव। नोबल गैसों की इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी भी क्या आती है, पॉजिटिव। यहां पर मैं इसकी जगह कोई भी नोबल गैस ले लेता हूं, ठीक है, किसी भी नोबल गैस की आएगी तो पॉजिटिव। ठीक, समझ में आया कुछ? क्योंकि ये ऑलरेडी एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन था। अगर ये एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन था तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर एनर्जी चाहिए। जबरदस्ती ऐड कर रहे हो आप, उसको नहीं चाहिए था। अगला आता है पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट जैसे बेरिलियम फुल्ली फिल्ड है, ये एस के पास है। अगर ये एस के पास है, एस पे भरा हुआ है, तो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे आप तो क्या होगा, 2p में जाएगा। 2p में जाएगा तो आप सोचो क्या होगा, 1, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो ये स्टेबिलिटी यहां थी, ये बहुत कम हो गया। एस न्यूक्लियस के पास था, न्यूक्लियस के पास था, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन लग रहा था, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन था। एस के पास भी था, पूरा भरा हुआ भी था एस, तो ये अगला इलेक्ट्रॉन यहाँ क्यों लेगा जबरदस्ती, क्योंकि एक होने से तो ये बहुत ज्यादा जल्दी रिलीज करने की इच्छा हो जाएगी। कोई भी आकर के अटैक कर देगा इस पे इजीली, कोई भी इसका इलेक्ट्रॉन आसानी से निकालेगा, तो ये कम स्टेबल हो जाएगा, यानी ये मोर रिएक्टिव, तो इसलिए ये भी इलेक्ट्रॉन नहीं लेते। तो यानी कि बेरिलियम प्लस इलेक्ट्रॉन अगर करें और बेरिलियम माइनस आ जाए तो इसका इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी भी क्या होगा, पॉजिटिव। यानी कि पूरे जो सेकंड ए हैं उन सबका इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या है, पॉजिटिव। क्या है, पॉजिटिव, पेनिट्रेशन इफेक्ट की वजह से। अब एक सवाल आ जाएगा इसी पर, which of the following ion is least stable? पहला बोरोन, कार्बन, बेरिलियम और F माइनस। अब आप सोचो कौन सा लीस्ट स्टेबल होगा। देखो बोरोन का लास्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 2p1, उसमें आसानी से ले सकता है 2p2 बन जाएगा, आसानी से होगा 2p2 बन जाएगा। इसका क्या होता है 2p2, अगर एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो 2p3 हो जाएगा, तो ये जल्दी ले लेगा। और F माइनस 2p5, एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो 2p6 हो जाएगा, तो ये भी जल्दी से ले लेगा। लेकिन यहां देखो आप, ये इलेक्ट्रॉन लेता है तो ये माइनस हो जाएगा जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है। अभी मैंने बोला था अगर गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है इसका मतलब एनर्जी देनी पड़ रही है। सिस्टम को जब भी एनर्जी देते हैं तो वह अनस्टेबल होता है। तो यहाँ सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा, तो कभी भी अगर ऐसे सवाल आ जाए तो आप समझ जाएंगे, नाइट्रोजन माइनस लिखा होता लीस्ट स्टेबल, नोबल गैस का कोई भी आयन माइनस लिखा होता लीस्ट स्टेबल, सेकंड ए का कोई भी लिखा होता लीस्ट स्टेबल, क्योंकि वो माइनस नहीं बनाना चाहते। ठीक है, तो अब देखो आप इसका मतलब एक साथ नोट करके लिख लें। नोट करके ये लिखें कि नाइट्रोजन सेकंड ए और नोबल गैस, इन तीनों का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होता है। क्या बोला जल्दी बताओ, इन तीनों का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होता है। दोबारा बोलो, इन तीनों का इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होता है। क्लियर सबको? ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। पॉजिटिव क्यों होता है ये मैं अभी एक्सप्लेन कर चुका हूं। क्लियर सबको? अब एक डाउट आएगा आपको, बोलो क्या? आपने यहां तो सब नोबल गैस लिखी, आपने यहां सेकंड ए लिख लिया पूरा, तो फिर आपने यहां पर पूरा नाइट्रोजन फैमिली क्यों नहीं लिखा? आपने सिर्फ नाइट्रोजन ही क्यों लिखा? उसका रीजन भी देखो। अगर आप इसको छोड़ दें तो इन बाकी सबकी सिचुएशन को देखें तो इन सभी के अंदर आप कॉन्फ़िगरेशन, जैसे मैंने फास्फोरस का लिखा 3s2 3p3, तो 3d खाली पड़ा हुआ है, उसी शेल सेम है, उसी शेल में 3d खाली पड़ा हुआ है, उसी शेल में 3d खाली पड़ा हुआ है, यानी वैकेंट ऑर्बिटल है, यानी कि जगह है। वैकेंट ऑर्बिटल है यानी कि जगह भी है, वैकेंट ऑर्बिटल है, जगह भी है, तो ये वैकेंट ऑर्बिटल भी है, जगह भी है, लेकिन हाफ फिल्ड है। तो एक इलेक्ट्रॉन आप ऐड करोगे तो आपको ऐड करने पर एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जगह है। वो कम स्टेबल होगा, अनस्टेबल नहीं होगा। दोबारा से सुनना ध्यान से, यहां पर तो अनस्टेबल होगा क्योंकि यहां बिल्कुल भी जगह नहीं है, तो जबरदस्ती ठूसोगे आप, या आप अगले शेल में ठूसोगे। अगले शेल में आते तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा आ जाएगी, यहां शेल सेम है इसलिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत कम आएगी, इसलिए नेगेटिव ही रहेगी इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लेकिन वो बहुत कम होगी क्योंकि इनकी इच्छा नहीं है। दोबारा सुन लो, यहां पॉजिटिव हो रही है, यहां नेगेटिव नहीं हो रही, क्योंकि इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल होने की वजह से इलेक्ट्रॉन आ सकता है उसमें, ठीक है, लेकिन इनकी इच्छा नहीं है लेने की, इसलिए गेन एंथैल्पी कम, नेगेटिव जो वैल्यू आ रही है वो कम, गेन एंथैल्पी की वैल्यू जो आएगी वो कम आएगी। ठीक है, कैसे वो मैं आपको बताता हूं, देखो। सपोज ये है, हम पढ़ रहे हैं ट्रेंड इन पीरियड, ठीक है, पीरियड के अंदर लेफ्ट से राइट जाएंगे तो आपको पता है जेड इफेक्ट बढ़ेगा, जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बढ़ेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैग्नीट्यूड की बात होगी, यहां पर नेगेटिव वर्ड नहीं लाएंगे आप कभी भी। अगर आप नेगेटिव ले आए तो आपके सारे ऑर्डर उल्टे पुल्टे आ जाएंगे, सारे ऑर्डर उल्टे आने के बाद आप कहेंगे कि सर मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जिन भी बच्चों को कोई भी डाउट है उस दोबारा से इस वीडियो को देखना, क्योंकि मैंने सारे डाउट इसके अंदर बोल दिए हैं। आप क्या करते हो, ध्यान से सुनते नहीं हो, आपका कहीं ना कहीं और ध्यान होता है तो वो स्किप हो जाती है लाइन, तो उसकी वजह से कनेक्ट नहीं होता आगे। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि अगर आपको गेन एंथैल्पी समझ में नहीं आया तो इसे 2 बार वीडियो को देखना ढंग से, अपने आप आपके सारे डाउट क्लियर होंगे, क्योंकि मैंने सारे डाउट इसी के अंदर इन्वॉल्व कर लिए हैं। फिर से बोल रहा हूं, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ेगी, जेड इफेक्ट बढ़ेगा, लेकिन मैंने आपसे कहा था हाफ फील्ड फुल फील्ड भी कुछ होता है, तो उससे भी फर्क पड़ता है। अब आप इसका कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो क्या आएगा, 3p1, इसका देखेंगे तो 3p2, इसका देखेंगे तो 3p3 और इसका 3p4। इधर से इधर गए, जेड इफेक्ट ज्यादा है, इसकी गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा। अब इसमें और इसमें कंपेयर करो, इसमें 2 है, अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो आसानी से लेना चाहेगा, ये कहेगा जल्दी ऐड करो, क्यों, क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन लूंगा तो मैं हाफ फील्ड हो जाऊंगा, और अगर मैं हाफ फील्ड हो गया तो मैं सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाऊंगा। तो इसका गेन एंथैल्पी इससे तो ज्यादा ही आएगा, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी हाफ फील्ड है, ये लेना ही नहीं चाहेगा, और इसकी गेन एंथैल्पी क्या आएगी, कम। तो सेकंड नंबर पे जाएगा वो कौन आएगा, सिलिकॉन, फिर कौन आएगा, फास्फोरस, फिर कौन आएगा, एल्यूमिनियम। ये चेंज क्यों आया ये समझ में आया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये हाफ फील्ड हो जाएगा, इसलिए इसका कम
और इसका ज्यादा। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन लेते इसका हाफ फील्ड नेचर चला जाएगा, तो ये कम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शो करेगा। समझ में आ रहा है कुछ? ये कम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शो करेगा। समझ पा रहे हैं आप? क्लियर? अब इसी सवाल को मैं चेंज करके इसी के ऊपर वाले ऑर्डर में पूछता हूं। बोरोन, फिर इसके बाद ऊपर बोरोन के बाद कार्बन, फास्फोरस के लिए आता है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन और सल्फर के लिए आता है ऑक्सीजन। आपसे बोला इसका बताओ ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यहां पर गेन एंथैल्पी लिखो या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखो, एक ही बात है। फिर बोल रहा हूं मैं, गेन एंथैल्पी हो या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एक ही बात है, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो सोचो। अब देखो, इसके अंदर आएगा 2p1, इसके अंदर आएगा 2p2, 2p3, 2p4। अब देखो नाइट्रोजन सबसे पीछे आएगा। नाइट्रोजन क्या होगा? सबसे पीछे। ये आ गया। क्यों आएगा? क्योंकि इसकी गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। क्यों आएगा? क्योंकि इसकी गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। क्यों आएगा? क्योंकि इसकी गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। इसकी गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है। तो मैंने आपसे कहा कि ये जब भी बोले गेन एंथैल्पी तो आपको नेगेटिव गेन एंथैल्पी या गेन एंथैल्पी एक ही माननी है। समझ गए? तो ये गेन एंथैल्पी वो लेनी है जिसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से जुड़ रहा है। तो आसानी से जुड़े किसमें? इसमें तो जुड़ेगा नहीं, ये तो पॉजिटिव था। पॉजिटिव मतलब समझ रहे हो? आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए एनर्जी देनी पड़ रही थी। क्लियर? और हमें कौन सी कंपेयर करनी होती है? एनर्जी जो रिलीज हो रही हो। तो यहां तो देनी पड़ रही है, तो ये तो सबसे पीछे आएगा। समझ गए? अब इन तीनों में कंपेयर कर लो। तो नाइट्रोजन सबसे पीछे चला गया, ये 2p2 है, ये बोरोन है, बोरोन फिर कार्बन फिर ऑक्सीजन, ये 2p3 हो जाएगा, 2p4। कार्बन इसको डोमिनेट नहीं करेगा। पूछो क्यों? क्योंकि एक ही सक्सेसिव एलिमेंट को डोमिनेट करता है वो, तो उसकी पोजीशन नाइट्रोजन तक ही जा सकती है, नाइट्रोजन से आगे नहीं जा सकती। हाफ फील्ड या फुल फील्ड वाले जो एलिमेंट होते हैं वो अपने एडजेसेंट एटम को ही डोमिनेट करते हैं, डबल एलिमेंट को डोमिनेट नहीं करेंगे। क्या बोला जल्दी बताओ? एक ही बोलो एलिमेंट को डोमिनेट करते हैं, डबल को डोमिनेट नहीं करेंगे। क्लियर? ये समझना जरूरी है कि यहां पर तो फास्फोरस यहां आ रहा है, नाइट्रोजन यहां पीछे आ रहा है सबसे। नाइट्रोजन पीछे क्यों आ रहा है? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी तो सबसे कम है। ठीक? क्यों है? क्योंकि पॉजिटिव में है। ये आके पीरियड में ट्रेंड्स। अब आएगा ग्रुप में। किसमें? ग्रुप। क्लियर? अब इधर देखो सब। ग्रुप की जब बात कर रहे हैं अपन, इससे पहले एक चीज और बता देता हूं, एक टर्म और याद रखो। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है ना, उसके साथ एक टर्म होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है और ये जो होती है, देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो बोली जाती है रिलीज्ड एनर्जी की टर्म में। एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है। और एफिनिटी, एफिनिटी मतलब प्यार, इच्छा, जुड़ने की इच्छा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, देखो आप, ये इलेक्ट्रॉन है, इसकी एफिनिटी ज्यादा है तो गेन एंथैल्पी भी ज्यादा है। लेकिन चूंकि गेन एंथैल्पी एनर्जी की टर्म में है और एनर्जी जो रिलीज होती है वो माइनस में होती है, इसलिए यहां नेगेटिव आया है। समझ गए? दोनों एक ही बात है। यानी सवाल में अगर आपसे कोई बोले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बताओ, तो मीनिंग वही है, आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बतानी है। आप मैग्नीट्यूड, फिर से मैग्नीट्यूड लेना है। इस साइन से लफड़ा मत कर देना कि जिसका गेन एंथैल्पी ज्यादा वो माइनस में हो गया तो कम, और एफिनिटी ज्यादा नहीं। तुम्हें तो दोनों टर्म एक ही माननी है। बताओ क्या नाइट्रोजन की एफिनिटी क्या है? बहुत कम। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? बहुत कम। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को आप जबरदस्ती जोड़ रहे हो।
इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या है, बहुत कम। क्यों? क्योंकि एनर्जी देनी पड़ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो दोनों एक ही बात है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर से बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछे या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछे, एक ही बात है। दोनों में रिलेशन सिर्फ एनर्जी के वजह से है। ये एनर्जी की टर्म में है और एनर्जी जो रिलीज होती है उसका साइन नेगेटिव होता है, इसलिए ये लिखा गया है। ठीक है, ग्रुप की बात करते हैं। इन सब में इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब क्या होता है, ये सब सेकंड पीरियड के हैं, ये सब आपके थर्ड पीरियड के हैं। क्या बोला जल्दी बताओ मैंने? ये सारे के सारे क्या है, सेकंड पीरियड के, और ये सारे के सारे क्या है, थर्ड पीरियड के। तो जब एक इलेक्ट्रॉन आता है तो सेकंड पीरियड वालों का साइज छोटा होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, ये डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। जब इलेक्ट्रॉन यहां पर आता है तो यहां इलेक्ट्रॉन आने की वजह से जो एटम है, इस एटम में एक इलेक्ट्रॉन आता है, एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन आने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो उस आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल करती है, मना करती है। छोटा साइज है, इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा है, तो आसानी से जब इलेक्ट्रॉन आने की कोशिश करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो है उसकी डेंसिटी इसको धक्का देगी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी उसे रिपल करेगी, और अगर उसे रिपेल करेगी तो आने वाले इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड नहीं होगा। आसानी से ऐड नहीं होगा तो इनकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी कम पाई जाएगी। तो यानी कि जो सेकंड पीरियड वाले होते हैं उनकी जो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी होती है वो थर्ड पीरियड वालों से कम होती है। सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट जो होते हैं उनकी कम होती है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि फ्लोरीन और क्लोरीन, आंसर बताओ, तो आंसर क्या देंगे आप? क्लोरीन की ज्यादा होगी फ्लोरीन से। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि नाइट्रोजन और फास्फोरस, जल्दी बताओ, तो क्या बोलेंगे आप? फास्फोरस की ज्यादा होगी नाइट्रोजन से। अगर आपसे बोले कि बोरोन और एल्यूमिनियम कौन ज्यादा, बताओ, तो बोरोन की ज्यादा होगी एल्यूमिनियम से। कार्बन और सिलिकॉन में पूछे किसकी ज्यादा होगी, तो सिलिकॉन की, सॉरी बोरोन की नहीं, एल्यूमिनियम की। क्लियर? ऑक्सीजन और सल्फर की पूछे तो सल्फर की। क्लियर? एक नोट आपको याद रखना पड़ेगा बस, कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अपने ग्रुप में सबसे कम हो जाती है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कम होने के बाद जो उसका डेटा आता है वो पूरे ग्रुप में सबसे कम आ जाता है। ये आपको ध्यान रखना है अभी। ठीक है, ऑक्सीजन जो होता है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अपने ग्रुप में सबसे कम होती है, बाकी सबकी सिर्फ अपने एक एलिमेंट से कम है। यानी कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो क्या होगा सबसे ज्यादा? Cl, फिर कौन आएगा? F, फिर कौन आएगा? Br, फिर कौन आएगा? I। सिर्फ यहां तक कम होती है, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो सबसे पीछे पहुंच जाता है। क्लियर? तो आपको यहां पर सिंपल सा एक लाइन बोलना है कि ऐसा चेंज क्यों आ रहा है, क्योंकि सेकंड पीरियड एलिमेंट का साइज छोटा होता है। साइज छोटा होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आती है वो ज्यादा हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होने से आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो रिपल्शन फील करता है, जिससे कि रिपल्शन फील होने से इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी कम हो जाती है, वो आसानी से नहीं जुड़ पाता। ठीक है, तो ये आपके पास टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गई, समझ गए? तो ये आपका इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी आपके खत्म। लेकिन अब इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट, वो अब समझते हैं अपन। ठीक है, देखो इधर
पहला एक सवाल पूछा जाएगा और नहीं पता तो आप सुनना जरा, A+B एरो C+D। अगर सपोज ये रिएक्शन है नेगेटिव, इसका साइन नेगेटिव है, और हम इस रिएक्शन को अगर उल्टा कर दें, अगर हम इस रिएक्शन को उल्टा कर दें तो C+D A+B आ जाएगा। अगर हम इस रिएक्शन को उल्टा कर दें तो उल्टा करने पर क्या होगा जल्दी बताओ। अगर हम इस रिएक्शन को उल्टा कर दें तो साइन चेंज हो जाते हैं। क्या बोला जल्दी बताओ मैंने, साइन चेंज हो जाते हैं। देख सकते हो आप, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी नेगेटिव है, ठीक है। अगर मैंने C+D कर दिया तो साइन चेंज हो जाएगा। इसी बेसिस पे अब आपसे सवाल पूछा जाएगा, ध्यान से सुनना। मान लो एक क्वेश्चन ऐसे पूछा है, which of the following reaction is endothermic? अब आप इसको समझना। अब आप क्या करते हो, देखो एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कि जब भी इलेक्ट्रॉन निकलता है तो एनर्जी देनी पड़ती है, यानी आयनाइजेशन एनर्जी। तो एनर्जी देनी पड़ रही है तो क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं तो एनर्जी देनी पड़ रही है तो क्या हो गया, एंडोथर्मिक। तो ये तो एंडोथर्मिक है, क्लियर। ये वाले में भी कोई डाउट नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में मैंने आपको बोला था कि पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव होती है, अभी बताया था ना। तो इसका मतलब ये भी एंडोथर्मिक है। यहां भी बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन जब ऐड कर रहे होते हो तो डेल्टा एच पॉजिटिव आता है, क्योंकि आसानी से ऐड नहीं होता, एनर्जी देनी पड़ती है। ये भी एंडोथर्मिक है, क्लियर। अब सवाल क्या पूछ रहा है, ध्यान से सुनना। अब दूसरा सवाल, अब यहां पर आप फंस गए। अब आप देखो, एक्सोथर्मिक के मतलब एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। यहां पर तो आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ऐड करने से C- बना। ये हाफ फील्ड भी नहीं है, नोबल गैस भी नहीं है, और नाइट्रोजन भी नहीं है। तीन जगह पॉजिटिव आई थी बस वो एनर्जी, यहां तो नेगेटिव ही आएगी ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो एक तो ये हो गया एक्सोथर्मिक। अब यहां आपको ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं अपन, देखो फंसाएगा वो। मैं फिर कह रहा हूं, अगर नहीं समझ में आया दोबारा इस वीडियो को देखना, अच्छे से देखना, मैंने सब इंक्लूड कर लिया है। आपकी मैच्योरिटी एक बार में नहीं डेवलप होगी, दो बार देखना ही पड़ेगा आपको, ये मजबूरी है आपकी। और ये गारंटी लेता हूं मैं, दूसरी बार जब देखोगे तो मेरी हर बात समझ में आएगी, ठीक है। और बिना आयनाइजेशन एनर्जी याद किए इसको मत देखना, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। डाउट आपको इसलिए आएंगे, लेक्चर समझ में आपको इसलिए नहीं आएगा कि आपने आयनाइजेशन एनर्जी ना तो याद किया और ना वीडियो ढंग से देखा। तो पहले आयनाइजेशन एनर्जी बढ़िया से करना, क्योंकि कनेक्टेड है वो यहाँ पे। अब यहाँ देखो, आप ये माइनस है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो आप क्या कहोगे, सर ये तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। इलेक्ट्रॉन का निकालना मतलब आयनाइजेशन एनर्जी होती है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव होना चाहिए। नहीं, इस केस को थोड़ा ढंग से समझना पड़ेगा। इसमें जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो माइनस होता था ये, और यहाँ जब माइनस होता था तो इसका डेल्टा जो Eg था
वो आपको पॉजिटिव आ रहा था, यानी रिएक्शन का डेल्टा एच पॉजिटिव था। तो जब इधर से मतलब इस रिएक्शन को अगर मैंने उल्टा लिख दिया तो नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा वापस? रिएक्शन का डेल्टा एच नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? तो ये नेगेटिव आएगा तो एक्सोथर्मिक होगी। तो आंसर बोथ। इसलिए इसके नाइट्रोजन के केस में, बेरिलियम वाला केस और नोबल गैस वाले केस में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर वो नेगेटिव बना रहा है तो नेगेटिव बनाने पर क्या होता है? पॉजिटिव होती है रिएक्शन की डेल्टा एच। और अगर नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है इनके तो वो सारे के सारे क्या होंगे? एनर्जी डेल्टा एच नेगेटिव आएगी, यानी सारे के सारे वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होंगे। क्लियर? तो आपको तीन चीजों में ध्यान रखना है, फिर से बोल रहा हूं, नाइट्रोजन, सेकेंड ए वाले और नोबल गैस, अगर इनका माइनस दिया हुआ हो और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हो तो वो हमेशा एक्सोथर्मिक होगा, क्योंकि वो माइनस तभी बना था जब आपने इलेक्ट्रॉन एनर्जी दी थी, पॉजिटिव थी वहां एनर्जी उस रिएक्शन की। ठीक है, ये यहां फंसोगे आप, इसको दोबारा देखना, अच्छे से समझना। ठीक है, और बिल्कुल टेंशन मत लेना, ये हर साल ऐसा ही होता है कि दो बार समझाते हैं तब समझ में आता है। क्लास ले रहा होता तब भी आप मुझे रोक रोक के पूछते, सर नहीं आया, सर दोबारा बता दो, सर प्लीज सर समझ में नहीं आ रहा, सर कंफ्यूजन है। लेकिन दो बार वीडियो देखोगे अपने आप समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है। ठीक है, अब एक छोटा सा सवाल आपसे पूछा जाएगा, ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एफ माइनस Cl और Cl माइनस। इस तरह का जब सवाल आए कि अपने ही आयन और नेगेटिव आयन, अपना ही एटम उसका नेगेटिव, अपना ही एटम उसका नेगेटिव, तो इस तरह के सवालों को करने का एक तरीका होता है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, आप अपना दिमाग नहीं लगाएंगे उसमें। फिर से बोल रहा हूं, अपना एटम उसका नेगेटिव आयन, अपना एटम उसका नेगेटिव आयन, अगर इनमें कंपैरिजन आ रहा है तो उसका एक तरीका समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप देखो इसमें निकाल पाओगे, इसमें निकाल पाओगे, लेकिन इसमें और इसमें नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो आप समझना क्या तरीका है। जैसे अगर मैं F से एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो ये F माइनस बनेगा, F माइनस बनेगा तो एक इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी आएगी 1, यानी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ऑफ F। यहां से यहां गए तो ये क्या कहलाए? इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ऑफ F, यानी कि इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ और एक एनर्जी निकली। अब अगर ये एनर्जी मैं वापस दे दूं तो इलेक्ट्रॉन फिर से निकल जाएगा, यानी कि अगर मैं F माइनस F प्लस इलेक्ट्रॉन कर दूं तो ये क्या कहलाएगी? आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ F माइनस, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला है। और मैंने अभी आपको बताया कि यहां से यहां बनने में जो एनर्जी लगती है वही एनर्जी यहां से यहां आने में लगती है। तो इसका मतलब ये तो होती है रिलीज्ड, ये होती है पॉजिटिव। तो अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो इनका मोड इक्वल होगा कि नहीं होगा? ये इन दोनों का मोड इक्वल होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। इसी तरह से अगर मैं Cl की बात करूं, Cl में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो Cl माइनस होगा, हाँ या ना? Cl माइनस, ये क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ऑफ Cl। और अगर मैं Cl माइनस में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो वो क्या होगा? आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Cl माइनस। अब इसके अंदर भी वही वाली बात आएगी, क्या कि इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी ऑफ Cl बराबर आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Cl माइनस। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। ये अगर समझ में आ गया तो अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये दो रिएक्शन है, समझ में आई? अब वहां से चलते हैं हम ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी की बात। तो मेरे को F और Cl में तो पता ही था कि Cl और F में आयनाइजेशन एनर्जी F की ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी Cl की ज्यादा थी। मुझे ये तो पता ही है
कि आयनाइजेशन एनर्जी तो F की ज्यादा है, जो अभी पढ़ा अपन ने वो तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थी जो Cl की ज्यादा थी F से। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये कैसे पता लगाएं, मतलब F और Cl माइनस में कैसे पता लगाएं। अच्छा एक चीज और पता है आपको, F और F माइनस में से आयनाइजेशन एनर्जी F की ज्यादा है, Cl माइनस और Cl में से Cl की ज्यादा है, लेकिन कंपैरिजन में फंस रहे हैं अपन की F माइनस और Cl माइनस में से किसकी ज्यादा। तो जरा समझने की कोशिश करो। मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन जो भी है वही आपका आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ F माइनस होगा। मैंने कहा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन जो है वही आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Cl माइनस होगा। तो यहां से मैंने देखा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन में किसकी ज्यादा होती है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है तो क्लोरीन का आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगा Cl माइनस वाला, तो यानी कि Cl माइनस का ज्यादा होगा किससे, F माइनस से। ये देखो F माइनस यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Cl माइनस यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन ज्यादा होती है फ्लोरीन से, ये ज्यादा होती है तो ये वैल्यू ज्यादा होगी नहीं होगी आयनाइजेशन एनर्जी की F माइनस से, उससे निकाला ये ऑर्डर। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, ठीक। तो ये ऑर्डर भी आप ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 बार देखना वीडियो को पॉज कर करके। क्लियर, बहुत सिंपल है, आ जाएगा समझ में। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, पहला नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। क्या, नॉन मेटेलिक। देखो अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ेगा, दोबारा बोलो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा ज्यादा होगी। अगर इलेक्ट्रॉन को लेने की इच्छा ज्यादा है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, क्योंकि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर वही होता है, लेफ्ट से राइट जाते हैं अगर अपन तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ रही है, जेड इफेक्ट बढ़ रहा है, तो लेफ्ट से राइट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, लेफ्ट से राइट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, लेफ्ट टू राइट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। दोबारा बोलो, लेफ्ट टू राइट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, दोबारा बोलो, इंक्रीजेस। क्लियर। दूसरा देखो, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, ठीक है। इसके बाद x पर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो अगर, तो क्या बनेगा, ये x माइनस, यहां इसका क्या हुआ, ये रिडक्शन। अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो उसे कहते हैं रिडक्शन, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। जिसका रिडक्शन होता है, जैसे इसका रिडक्शन हुआ तो ये बनेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़े तो ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, अगर बोलो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़े तो ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे डिपेंड नहीं करता ऑक्सीडाइजिंग पावर, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट होने चाहिए लाइक हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है, समझ गए, लाइक और भी है, मतलब बॉन्ड नेबर साइकिल में आ जाएगा। तो ये एक जनरल स्टेटमेंट है, इसके लिए जनरली बोलते हैं, जनरली जैसे होता है ना, एक जनरली इंक्रीज डिक्रीज ऐसे। बॉन्ड फॉर्मेशन में भी इसका रोल आएगा। जैसे अपन देखते हैं आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड कब बनेगा, जब एक कैटायन हो और एक एनायन हो। क्लियर। कैटायन कब आसानी से बनेगा,
जब आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो, कम। क्यों? अगर आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा तो इलेक्ट्रॉन इजीली निकलेगा, ठीक है। तो कैटायन जल्दी बनेगा, और इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी अगर ज्यादा हो तो एनायन जल्दी बनेगा। तो एक आयनिक कंपाउंड बनाना है या आयनिक बॉन्ड बनाना है, तो उस आयनिक बॉन्ड को बनाने के लिए, आयनिक बॉन्ड को बनाने के लिए आपके पास कंडीशन है, आयनाइजेशन एनर्जी कम होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ज्यादा होना चाहिए। दोबारा बोलो, बोलो। आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए, कम, और इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होना चाहिए, ज्यादा। दोबारा बोलो। आयनाइजेशन एनर्जी कम और इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ज्यादा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी अगर ज्यादा होगी तो एटम की क्या बनाने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, आयनिक कंपाउंड। क्लियर सबको? ये आपका इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी समाप्त। छोटा सा टॉपिक होता है लेकिन इसको समझना बड़ा भारी पड़ जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप इसको ढंग से जाके पढ़ें, ठीक है। 2 बार वीडियो देखना यार प्लीज। क्या बोल रहा हूं, 2 बार, ठीक। चलिए बाकी नेक्स्ट टर्न पे पढ़ें।